हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एस क्लासेस में। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है इसको हिंदी में निरंतर भूतकाल भी कहा जाता है। निरंतर, अब भूतकाल तो पास्ट है इसलिए कहा जाता है, लेकिन निरंतर इसलिए कहते हैं क्योंकि कंटिन्यूस मतलब होता है लगातार या निरंतर, तो इस निरंतर भूतकाल कहा जाता है। अब दोस्तों इसकी हम पहचान देख लेते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? रही थी, रहे थे आदि। इसकी जो पहचान है वो रहा था, रही थी, रहे थे हैं। अब रहा था, रही थी का मतलब ये है कि इस टेंस में जो कार्य होता है वह भूतकाल में जारी रहता है। यानी कि हम एग्जाम्पल के माध्यम से हम कह सकते हैं, मोहन एक पत्र लिख रहा था, गीता एक गीत गा रही थी, या वे बाजार जा रहे थे। इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो इस टेंस में आते हैं, यानी कि भूतकाल में कार्य जारी रहता है। तो इस टेंस की जो क्रियाएं होती हैं, हिंदी वाले वाक्य में जो क्रियाएं होती हैं उनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। तो ये इसकी पहचान रही। कंटिन्यूस के जो सभी टेंस होते हैं, रहा, रही, रहे तो सभी में आता है, लेकिन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अनुसार, यानी कि प्रेजेंट टेंस में है आता है, यानी रहा है हो जाएगा, और पास्ट टेंस में रहा था हो जाएगा या रही थी हो जाएगा, और फ्यूचर टेंस में रहा होगा और रही होगी हो जाएगा। तो इस प्रकार रहा था, रही थी, रहे थे, इस पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान होती है। अब दोस्तों इसके हम हेल्पिंग वर्ब देख ले रहे हैं। एच बी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, यानी कि जो सहायक क्रिया होती हैं, वो बाज या बर होती हैं। ये तो पता ही होगा आपको, कुछ जो बाज कहाँ पे लगाया जाता है और बर कहाँ पे लगाया जाता है। तो जब हमारा कर्ता एक वचन होता है तो उसके साथ हम बाज का प्रयोग करते हैं, और जब कर्ता हमारा बहुवचन होता है तो उसके साथ हम बर का प्रयोग करते हैं। ये इसकी सहायक क्रिया होती हैं। और जो कंटिन्यूस टेंस होते हैं उन सभी कंटिन्यूस टेंस में जो हमारी मेन वर्ब होती है उसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वर्ब प्लस आईएनजी। चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो, इन सभी टेंसों में मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों इसका हम अफर्मेटिव देख लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव। तो असर्टिव सेंटेंस में जो हमारी रचना होती है, जो वाक्य का स्ट्रक्चर होता है, वो सब्जेक्ट से वाक्य शुरू होता है। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला फिर सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस बाज या बर, हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। बाज या बर सब्जेक्ट के अनुसार लगानी है। कर्ता एक वचन है तो बाज, और कर्ता बहुवचन है तो बर का प्रयोग करना है। उसके बाद मेन वर्ब आएगी, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। लास्ट में ऑब्जेक्ट है तो अभी लगा देना है, और अगर कोई अदर वर्ड आता है तो अदर वर्ड लगा देना है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का ये फार्मूला बन जाता है। अब हम कोई एग्जांपल देख लेते हैं। मैं कल एक उपन्यास पढ़ रहा था, ये हमारा एग्जांपल हो गया। अब इसको बनाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा है मैं, तो जो मैं है इसका सब्जेक्ट लगेगा आई मीन्स होता है मैं। जो आई है वो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, यानी एक वचन है। तो इसके साथ हम बाज का प्रयोग करते हैं, आई बाज। तो मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है। तो मेन वर्ब पढ़ रहा था है, पढ़ना की रीड होती है। अब चूंकि पढ़ रहा था, आईएनजी फॉर्म लगानी है तो रीडिंग हो जाएगा, आई वाज रीडिंग। अब क्या पढ़ रहा था? एक उपन्यास, तो ए नॉवेल, आई वाज रीडिंग ए नॉवेल, उपन्यास पढ़ रहा था। अब कल की आएगी लास्ट में, बीते हुए कल के लिए एस्टरडे का प्रयोग करते हैं, आई वाज रीडिंग ए नॉवल एस्टरडे। इस प्रकार दोस्तों हमारी ये बात बनकर तैयार हो गया। लड़कियां टोकरियां बेच रही थीं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगाएंगे, द गर्ल्स। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो बर लगेगी इसमें, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट हमारा है बहुवचन है, इसलिए हम बर का प्रयोग करेंगे। तो
वर द गर्ल्स वर। अब इसमें हमारी क्या रही है, लड़की लगी है। अब बेच रही थी, जो हमारी मेन वर्ब है वो बेच रही हैं। बेचना की अंग्रेजी सेल होती है। अब सेल में आईएनजी लगाएंगे तो सेलिंग हो जाएगा। अब क्या बेच रही हैं, टोकरियाँ बेच रही हैं। टोकरिया को इंग्लिश में कहते हैं बास्केट्स। द गर्ल्स वर सेलिंग द बास्केट्स। अब बहुवचन है, टोकरियाँ हैं तो बहुवचन इसलिए ऐसा लगा देंगे। तो द गर्ल्स वर सेलिंग द बास्केट्स, लड़कियाँ टोकरियाँ बेच रही थीं। इस प्रकार दोस्तों ये बात बन गया हमारा। अब दोस्तों इसका नेगेटिव देख लेते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में दोस्तों और कोई विशेष चेंज नहीं होता है, केवल हमें बाज या बर के बाद नाट लगा देना है। ये इसका फर्मूला हो गया। तो कोई विशेष चेंज नहीं है इसमें, केवल हमें बाज बर के बाद नाट लगा देना है और सब कुछ वैसा ही है। अब दोस्तों इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। लड़के कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। इसको फार्मूला के अनुसार बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट हमारा है द बॉय। अब वाज या बर लगाएंगे तो बॉयज है, बहुवचन है, इसलिए हम इसके साथ बर का प्रयोग करेंगे, बर। अब नेगेटिव है तो नाट का प्रयोग करेंगे, नाट। द बॉयज वर नाट। अब शोर मचाना, शोर मचाना के लिए मेक ए नॉइज का प्रयोग करते हैं। आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा मेकिंग ए नॉइज। तो द बॉयज वर नॉट मेकिंग ए नॉइज। अब कहाँ, कक्षा में, कक्षा में नहीं मचा रहे थे तो इन द क्लास, इन द क्लास। द बॉयज वर नॉट मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, लड़के कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। तो दोस्तों अब इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य चाहे कोई से टेंस के हों, जो वाक्य यस नो टाइप के होते हैं, यानी कि जिन वाक्यों में, हिंदी वाले वाक्यों में क्या सबसे पहले होता है, तो उसका यही रूल है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम सबसे पहले लगा देते हैं कर्ता के अनुसार। तो एग्जाम्पल के माध्यम से इसको देखते हैं। क्या अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। अब इसको बनाते हैं दोस्तों। जिन वाक्यों में क्या सबसे पहले होता है, जब हम वो वाक्य अंग्रेजी में बनाते हैं तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम कर्ता के अनुसार, जो हमारा कर्ता होता है उसको कर्ता के अनुसार हम सबसे पहले लगाते हैं। यानी कि कर्ता के अनुसार से मतलब है जब हमारा कर्ता एक वचन होता है तो बाज, और कर्ता जब बहुवचन होता है तो बर को हम सबसे पहले लगाते हैं। तो क्या अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। इस वाक्य में कर्ता जो हमारा है अध्यापक वो एक वचन है, तो सबसे पहले हम बाज का प्रयोग करेंगे। जो हमारी सहायक क्रिया है हम बाज का प्रयोग करेंगे, बाज। अब सब्जेक्ट को ले आएंगे, वाज द टीचर। अब हमारी जो मेन वर्ब हो जाएगी, मेन वर्ब क्या है, पढ़ा रहे थे। पढ़ाना होती है टीचिंग, वाज द टीचर टीचिंग इंग्लिश। क्या अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। अब दूसरा दोस्तों वाक्य देख लेते हैं जिसमें क्या क्यों बीच में आए। तो दूसरा हमारा वाक्य है कल तुम्हें तुम्हारे पिताजी क्यों पीट रहे थे। इसमें क्वेश्चन वर्ड जो हमारा है वो वाक्य के बीच में आया है। जब वाक्य के बीच में आया है तो सबसे पहले हम जब इसको अंग्रेजी में वाक्य बनाते हैं तो हम इसकी अंग्रेजी क्यों की, जो हमारा बीच में आया है क्वेश्चन वर्ड है ये, तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाएंगे। तो सबसे पहले क्यों की देगी, तो क्यों की होती है वाई। अब हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अपनी, तो इसमें कर्ता हमारा है तुम्हारे पिताजी। अब तुम्हारे पिताजी के साथ हम बाज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन है इसलिए हम बाज का प्रयोग करेंगे। तो भाई बाज। अब सब्जेक्ट लगा देंगे तो योर फादर, तुम्हारे पिताजी की अंग्रेजी हो जाएगी योर फादर। तो भाई बाज योर फादर। अब जो हमारी मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब इसमें हमारी क्या है, पीट रहे थे। तो पीटना हो जाती है बीटिंग। बीट माने पीटना होता है, आईएनजी लगा दें तो बीटिंग हो जाएगा। तो भाई बाज योर फादर बीटिंग। अब किसे पीट रहे थे, तुम्हें पीट रहे थे, तो तुम्हें के लिए हम यू का प्रयोग करेंगे, बीटिंग यू। अब किसकी बची है, कल की बची है। कल के लिए पास्ट टेंस में हम स्टडी का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमारा ये वाक्य बन गया। अब इंट्रोगेटिव के कुछ और वाक्य देख लेते हैं जिसमें हिंदी वाले वाक्यों में कौन सा, कौन सी, कितने, कितना और किसका, ये शब्द आते हैं।
जब वाक्य में कितना, कितनी, किसका और कौन सा शब्द आए, तब जो इनसे संबंधित जो नाउन होता है, इनके तुरंत बाद जो नाउन होता है, उसको हम जब अंग्रेजी में वाक्य बनाते हैं तो इसके साथ में ही लगा देते हैं। जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है उसके साथ में ही तुरंत ही इसका प्रयोग कर देते हैं। अब दोस्तों इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगला एग्जांपल हमारा है कि कितने खिलाड़ी खेल खेल रहे थे। अब इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वो कितने आया हुआ है। अब कितने से संबंधित जो नाउन है, अंग्रेजी में हम वाक्य बनाते हैं तो कितने से संबंधित जो नाउन है, इस नाउन की अंग्रेजी भी हम कितने की अंग्रेजी के साथ में ही लिख देते हैं यहाँ पर। तो आइए दोस्तों बनाते हैं। देखो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड है कितने, गिनती हो जाए उसके लिए हम हाउ मनी का प्रयोग करते हैं। तो हाउ मनी। अब इनसे संबंधित जो नाउन है खिलाड़ी, इसका प्रयोग हम अभी करते हैं। वैसे तो जो कर्ता होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जो कर्ता होता है उसको हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद रखते हैं, लेकिन जो कितने या कितना या कौन से जो शब्द आए हैं इनके साथ में जो नाउन होता है उसको हम तुरंत ही इसके साथ में ही लगाते हैं। तो हाउ मनी प्लेयर्स। अब हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी तो हेल्पिंग वर्ब हमारी हाउ मनी प्लेयर्स है, बहुवचन है, इसलिए हम यहाँ पर वर का प्रयोग करेंगे। हाउ मनी प्लेयर्स वर। अब खेल खेल रहे थे, खेलना की अंग्रेजी प्ले होती है। अब प्ले में आईएनजी लगाएं तो प्लेइंग हो जाएगा। तो हाउ मैनी प्लेयर्स वर प्लेइंग। अब क्या खेल रहे थे, खेल खेल रहे थे। खेल को अंग्रेजी में गेम कहते हैं, तो प्ले। तो हाउ मैनी प्लेयर्स वर प्लेइंग द गेम्स। कितने खिलाड़ी खेल खेल रहे थे। इस प्रकार दोस्तों इसको बात बनाते हैं। इसमें जो कर्ता हमारा है कौन, प्लेयर है। तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वैसे तो आमतौर पर तो कर्ता से पहले लगती है, यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद और कर्ता से पहले लगती है जो हेल्पिंग वर्ब बाद या वर्ब होती है। लेकिन जब जहाँ पर कितना, कितने, कौन सा, किसका शब्द आते हैं हिंदी वाले वाक्यों में, तो जब उनकी अंग्रेजी हम हाउ मैनी लगाते हैं या हाउ मच लगाते हैं या विस लगाते हैं तो उसके साथ में जो नाउन होता है वो भी एक साथ में ही लग जाता है। अब दोस्तों हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो क्वेश्चन वर्ड होने के साथ साथ में स्वयं कर्ता भी होता है। जैसे हु माने होता है कौन। तो कौन, अगर वाक्य में कौन से संबंधित कोई वाक्य आता है, यदि वाक्य में कौन आता है तो कौन जो होता है वो स्वयं अपने आप में कर्ता होता है। तो ऐसे वाक्य में हम कौन की अंग्रेजी लगाने के बाद वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी कि हमारी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें जो कर्ता होता है वो स्वयं हो होता है। तो दोस्तों देख लेते हैं। तो हमारा वाक्य है कल तुम्हारे कमरे में कौन डांस कर रहा था। तो कौन डांस कर रहा था, तो इसमें कोई कर्ता नहीं है। जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है कौन, वो स्वयं कर्ता का कार्य कर रहा है। यही तो पूछा जा रहा है वाक्य में कि कौन डांस कर रहा था, यानी इसमें कर्ता के ही बारे में पूछा जा रहा है कि कौन डांस कर रहा था। तो इसमें जो कौन है वो स्वयं हमारा कर्ता है। सबसे पहले हम कौन की अंग्रेजी लगाएंगे तो हु। अब बाज या बर का प्रयोग करेंगे तो कर रहा था। अगर यहाँ पर इससे मालूम होता है कि हमारा कर्ता एक वचन है, कर रहा था, तो हु वाज। अब मेन वर्ब लगाएंगे डांस करना। डांस ये अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में कहते हैं नाचना। तो डांस की डांस लगा देंगे, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो डांसिंग हो जाएगा। तो हु वाज डांसिंग योर रूम। हु वाज डांसिंग इन योर रूम यस्टरडे। तो हु वाज डांसिंग, कौन डांस कर रहा था, इन योर रूम, तुम्हारे कमरे में। यस्टरडे में कल तुम्हारे कमरे में कौन डांस कर रहा था। अब दोस्तों एक इंट्रोगेटिव और नेगेटिव वाक्य देख लेते हैं, जो इंट्रोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में जो नॉट होता है वो हम हमेशा कर्ता के बाद उसका यूज करते हैं। देख लेते हैं दोस्तों इसका एग्जांपल। क्या चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था।
तो इसमें दोस्तों ये जो वाक्य है हमारा वो इंट्रोगेटिव भी है, क्योंकि इसमें क्या आया हुआ है, और नेगेटिव भी है, इसमें नहीं का भी प्रयोग हुआ है। तो ये वाक्य दोस्तों हमारा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है। तो आइए दोस्तों इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले बताया था इसे कि जिन वाक्यों में क्रिया सबसे पहले हो तो हम इस क्रिया की अंग्रेजी ना लगाकर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सबसे पहले लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हम कर्ता के अनुसार लगाते हैं। अब कर्ता चपरासी है इसमें हमारा, तो चपरासी इसका मतलब क्या है, एक वचन है। तो इसके साथ हम बाज का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले बाज लगाएंगे हम, बाज। अब जो सब्जेक्ट हमारा है तो सब्जेक्ट को लगाना है। सब्जेक्ट क्या है, चपरासी है, तो चपरासी की होती है पोएम। अब जो नहीं है तो नहीं की अंग्रेजी हम लगाएंगे नॉट। बताया था नॉट हमेशा कर्ता के बाद लगता है। तो वाज पोएम नॉट। अब जो हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब लगाएंगे। तो मेन वर्ब क्या है, बजा रहा था, तो बजाना की होती है रिंग। अब आईएनजी लग जाए तो रिंगिंग हो जाएगा, रिंगिंग। अब क्या नहीं बजा रहा था, तो घंटी नहीं बजा रहा था, तो बाज पोन नॉट रिंगिंग द बेल। क्या चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था। अंत में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये वाक्य हमारे इंट्रोगेटिव बन गए। दोस्तों ये रहा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों इसी प्रकार की यूज़फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इंग्लिश विद एएस क्लासेस को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।